हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा है ना, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीबीपी बोलेंगे। एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है, जस्ट मैंने शॉर्टकट करा ताकि आपके लिए आसानी हो। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन को हम लोग शॉर्टकट में पीजीबीपी बोलेंगे। हम लोग ऑलरेडी दो हेड कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पीजीबीपी हमारा थर्ड हेड ऑफ इनकम है, जो कि बहुत लेंदी हेड ऑफ इनकम है। अगर मैं ये बोलूँ कि सैलरी से भी ज़्यादा लेंदी हेड ऑफ इनकम है तो ये कहना गलत ना होगा। चलिए अपना चैप्टर डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होता है। आपको याद होगा कि जब हमने सैलरी करा था तो उस वक्त पढ़ा था कि जो लोग जॉब करके सैलरी नाम की इनकम अर्न करते हैं वो सैलरी में आएगा। फिर हाउस प्रॉपर्टी में हमने उन लोगों के बारे में पढ़ा जिनका इनकम रेंट से होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बिजनेस एंड प्रोफेशन की कौन कौन सी इनकम एंड कितनी इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन्स। प्रॉफिट एंड गेन्स का मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है? जब मैं यही सवाल फेस टू फेस क्लास में पूछता हूँ तो बहुत सारे डिफरेंसेस बच्चे बताते हैं, लाइक सर प्रॉफिट का मतलब ये है, प्रॉफिट का मतलब वो है, लेकिन इनमें से किसी का भी आंसर सही नहीं होता है। बाबू, ये यहाँ दो वर्ड यूज़ है, प्रॉफिट एंड गेन्स। क्वेश्चन ये है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जवाब है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे के लिए यूज़ किए जाते हैं। रियल में इन दोनों का एक ही मीनिंग है और वो है इनकम। दोनों का मीनिंग क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स का मीनिंग है इनकम, और इनकम का मतलब होता है इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन बाबू, यहाँ प्रॉफिट एंड गेन्स इसलिए लिखा हुआ है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जनरली वर्ड प्रॉफिट यूज़ होता है। जैसे आपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा होगा, वहाँ नेट प्रॉफिट लिखा हुआ होता है, इनकम नहीं लिखा हुआ होता है। अगर आप इनकम के साथ इस टॉपिक को पढ़ते हो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये बाकी हेड्स के साथ मिलता हुआ नज़र आएगा। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन ऐसा है नहीं और आपको ऐसा करना भी नहीं है। ऐसा हमने आपको प्रॉफिट्स एंड गेन्स यूज़ करना है। मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए वर्ड इनकम यूज़ करा है कि मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स का मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। प्रॉफिट एंड गेन्स का मतलब तो इनकम है, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग इस तरह ट्रीट नहीं करेंगे। हम लोग प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसके अंदर बाबू सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 24 तक हमको पढ़ना है। कितना तक पढ़ना है? सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44 तक पढ़ना है। वन ऑफ द मोस्ट लेंदी चैप्टर, बहुत लेंदी चैप्टर है। आइए देखते हैं। हमने कहा कि बहुत ही लेंदी चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट लेंदी चैप्टर। सेक्शन 28 से जर्नी स्टार्ट होगी और सेक्शन 44 तक चलेगी, तो लॉन्ग जर्नी है। दिल थाम के बैठिए, आराम आराम से करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर अप टू 70% सिलेबस भी कवर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये चैप्टर एज़ पर माई नॉलेज एक ही हेड रह गया है शायद आपका, और वो है कैपिटल गेन। ये आपका आखिरी चैप्टर है 5 हेड्स ऑफ इनकम में, इंक्लूडिंग आपका एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन। मतलब हमने कैपिटल गेन छोड़ करके सारा चीज़ कर लिया है। तो आई होप सो कि आपका 70% सिलेबस यहाँ से कवर हो जा रहा है। ये चैप्टर आपका कंटेन्स करता है 15 मार्क्स। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 28 से। मैं आपको पहले बता दूं सेक्शन 28 है क्या।
आपको एक बात पता है, सेक्शन 28 इकलौता एक ऐसा सेक्शन है जो इनकम के बारे में बताता है। इसके अलावा और एक सेक्शन है सेक्शन 41 जो इनकम के बारे में बताता है, लेकिन वो हमें बाद में पढ़ना है जब हम करेंगे, क्योंकि वो अलग मैटर पे बात करता है। आप सेक्शन 28 कर लेते हो, अगर आप सेक्शन 28 कर लेते हो तो आपका जो इनकम वाला पोर्शन है सारा क्लियर हो जाएगा। आइए सेक्शन 28 क्या, सेक्शन 28 बताता है ये कि ये चार्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सेक्शन 28 क्या है, चार्जेबिलिटी ऑफ सेक्शन है। चार्जेबिलिटी का मतलब होता है बेसिस ऑफ चार्ज। चार्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है बाबू, बेसिस ऑफ चार्ज। ये कहता है कि आप जो इस चैप्टर में इनकम को ऐड करोगे या फिर लोगे, कौन कौन सी इनकम को लोगे। अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स करा, सैलरी करा, हाउस प्रॉपर्टी करा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ा, सबको हमने स्टार्ट किया था बेसिस ऑफ चार्ज से। मतलब बेसिस ऑफ चार्ज आपका एंट्रेंस पॉइंट है चैप्टर में एंटर करने के लिए। वो ये बताएगा कि कौन कौन सा इनकम इस चैप्टर के अंदर आएगा। पहला पॉइंट है, द टैक्स पेबल बाय एन एसएससी ऑन हिज इनकम अंडर द हेड इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस चैप्टर के अंदर टैक्स पे करेगा एसएससी अपने इनकम पर अंडर द हेड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स, जो प्रॉफिट एंड गेन्स उसने कमाया बिजनेस एंड प्रोफेशन से, कैरिड ऑन बाय हिम, या तो वो बिजनेस खुद चला रहा था और या फिर और ऑन हिज बिहाफ, या फिर अपने बिहाफ में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पॉइंट नंबर बी कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एनी इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन शुड बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई भी इनकम हमने जो प्रॉफिट एंड गेन से अर्न करा है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं बिजनेस क्या है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 द टर्म बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। बिजनेस का मतलब ट्रेड भी है, कॉमर्स भी है और मैन्युफैक्चर भी है। और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। दो द डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टेड, इट कवर्स every facet of an occupation carried on by a person with a view to earning profit। यहाँ पे जो हमने बिजनेस का डेफिनेशन दिया वो एग्जॉस्टेड नहीं है। मतलब कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसमें कुछ और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि सर बिजनेस का जो आपने डेफिनेशन बताया कि बिजनेस का मतलब ट्रेड है, कॉमर्स है या फिर मैन्युफैक्चर है या फिर कोई एडवेंचर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। आइए मैं इसको डायग्राम के थ्रू क्लियर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ तो वो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए बिजनेस का मतलब हमने ऊपर में पढ़ा, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स, अब आया कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग एट लार्ज वॉल्यूम दैट इज होलसेल। बाइंग एंड सेलिंग एट लार्ज वॉल्यूम दैट इज होलसेल। मतलब जो लोग बहुत सारा सामान बेचते हैं तो उनको हम लोग होलसेलर कहते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा थोड़ा बेचते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं। तो होलसेलर एंड रिटेलर दोनों बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है। ठीक उसी तरह जब बिजनेस में स्मॉलर वॉल्यूम पे सेल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे। और अगर लार्ज वॉल्यूम पे सेल होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं बाबू, कॉमर्स बोलते हैं। अब आते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल, मतलब हम लोग का रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करना। उसके बाद देखिए और आगे लिखा है और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। अब हमको इसको समझना है। देखो एक जनरल प्रिजम्पशन है कि ये जो बिज़नेस है ना वो एक रेगुलर एक्टिविटी है। क्या है बाबू, रेगुलर एक्टिविटी है, वो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ऐसा हम जनरली सोचते हैं कि बिज़नेस का मतलब रेगुलर एक्टिविटी है, रूटीन बेस एक्टिविटी है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
यहाँ पे देखिए एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन, मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस कहा जा सकता है। एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज बिजनेस इफ इट हैज़ एन एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड। एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस कहा जा सकता है इफ़ इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ट्रेड, मतलब इसके साथ ट्रेड का एलिमेंट हो। मतलब ये कि जब वो सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ था तो हमारा जो इंटेंशन था वो बिजनेस करने का था। मीन्स साल में अगर आप 2-4 ट्रांजैक्शन भी करते हैं इस इंटेंशन के साथ कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है, इनकम टैक्स कह रहा है। उसके बाद है हमारे पास प्रोफेशन। द टर्म प्रोफेशन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट। प्रोफेशन को एक्ट पे डिफाइन नहीं किया गया। इट मीन्स एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग सम डिग्री ऑफ लर्निंग। इसका मतलब होता है एक ऐसा पेशा जिसमें कुछ डिग्री ऑफ लर्निंग हो। एज पर सेक्शन 236 प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या बोला, वोकेशन बोला। द वर्ड वोकेशन मीन्स नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड। मतलब वोकेशन का मतलब होता है एक नेचुरल एबिलिटी, गॉड गिफ्टेड एबिलिटी जो किसी इंसान के अंदर होता है। सवाल क्या बोला, प्रोफेशन मतलब वोकेशन। प्रोफेशन का मतलब वोकेशन। हम आपको बता दें कि अर्निंग एनी इनकम, प्रोफेशन का मतलब अर्निंग एनी इनकम थ्रू स्किल नॉलेज टैलेंट विच इज़ acquired out of diploma, which is acquired out of diploma, degree from university, college, institution, etc. अगर हमने अर्न किया है इनकम थ्रू स्किल नॉलेज टैलेंट जो कि अक्वायर किया हो, कहाँ से बाबू, डिप्लोमा से, डिग्री से, या फिर किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन से, तो ये हमारा प्रोफेशनल इनकम है। कौन सा इनकम है बाबू, प्रोफेशनल इनकम है। मतलब सीए, एग्जाम्पल इसका सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एटीसी। लेकिन यही इनकम हमने अर्न करी है थ्रू स्किल नॉलेज टैलेंट विच इज़ नॉट एक्वायर्ड आउट ऑफ डिप्लोमा, जिसके लिए मुझे किसी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं पड़ी, डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ्रॉम यूनिवर्सिटी से नहीं किया हमने, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन से करा। ये आपको गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, एटीसी। उससे अगर आप इनकम अर्न करते हो ना, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोकेशनल इनकम बोलेंगे। और एग्जाम्पल में हमने दिया सिंगर, एक्टर, डांसर, एटीसी। अगर आपने, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने यही इनकम अर्न करी है थ्रू स्किल नॉलेज, और वो स्किल एटीसी अगर आपने किसी डिग्री डिप्लोमा से हासिल नहीं किया है और वो गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड है, तो आपका ये क्या है, वोकेशनल इनकम है। लेकिन अगर यही डिग्री, यही टैलेंट वगैरह आपने डिप्लोमा, डिग्री या यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से हासिल किया है, तो प्रोफेशनल इनकम है। जैसे एग्जाम्पल लो, सिंगिंग करने के लिए किसी को डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमने सिंगिंग के खुले हुए हैं जो ट्रेनिंग देती है, लेकिन सिंगिंग के लिए किसी डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप आर्ग्यूमेंट में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट में क्या है, बहुत अच्छे हो, अच्छी खासी बहस कर लेते हो, लेकिन आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। उसके लिए आपके पास लॉयर नाम की डिग्री होना चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि अगर हम इनकम अर्न करते हैं स्किल नॉलेज टैलेंट के थ्रू, अगर वो स्किल नॉलेज टैलेंट एटीसी हमने डिप्लोमा, डिग्री या फिर किसी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी से लिया है, तो वो प्रोफेशनल इनकम है। लेकिन अगर ये किसी इंस्टीट्यूट से नहीं लिया, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं लिया है, हमारा वो गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड है, तो वो क्या है, हमारा वोकेशनल इनकम है। होप सो आपका यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं अपने मास्टर पॉइंट्स की तरफ। बोल रहा इट कवर्स सेक्शन 28 टू सेक्शन 44। ये सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44 तक करता है, कवर करता है, मतलब ये चैप्टर। तो सेक्शन 28 एंड सेक्शन 44 हम लोग ऑलरेडी, सेक्शन 28 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बाकी और भी बहुत सारे सेक्शन हैं, बाद में देखेंगे। उसके बाद दूसरा बात बोल रहा है ड्यू और पेड बेसिस। क्या बोल रहा है बाबू, ड्यू और पेड बेसिस विच as the methods of accounting regularly employed by the SEC। इसका मतलब है कि ये बेसिस ऑफ चार्ज है। ये कहता है कि आप जो इस चैप्टर में इनकम को लोगे वो कौन कौन से और इनकम लोगे और कितनी कितनी टैक्सेबल होगी।
ये चैप्टर कह रहा है कि एज पर इनकम टैक्स रूल, अपने मन से नहीं कह रहा मैं, एज पर इनकम टैक्स रूल, कि अगर आप ड्यू बेसिस फॉलो कर रहे हो तो भी चलेगा, और अगर आप पेड बेसिस फॉलो कर रहे हो यानी कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो तो भी चलेगा। सिंपल सा बात में ये समझिए, ड्यू और पेड बेसिस आर द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। एसएससी जो मेथड्स फॉलो कर रहा है, या तो ड्यू बेसिस या तो पेड बेसिस, पेड बेसिस का मतलब कैश बेसिस, दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों में से कोई एक फॉलो करता होगा तो वो एक्सेप्टेबल है। जैसे हमने पढ़ा था वो क्या नाम है, आपको याद होगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, कि हाउस प्रॉपर्टी कौन सा बेसिस फॉलो करता था, ड्यू बेसिस फॉलो करता था। सैलरी में भी आपने पढ़ा कि सैलरी कौन सा बेसिस करता था, सैलरी ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सैलरी क्या बोलता है, ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। हाउस प्रॉपर्टी बोलता है ड्यू बेसिस, लेकिन पीजीबीपी बोलता है तुम ड्यू बेसिस करो या पेड बेसिस करो, एज पर इनकम टैक्स एक्ट दोनों एक्सेप्टेबल है। Point number C. A painter, a sculptor, an author, an auditor, a lawyer, a doctor, an architect, and even as an astrologer, any person who can be said to be carrying on profession but not business। ये सारे वो लोग हैं जो लोग प्रोफेशन कर रहे हैं, इनको बिजनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक पेंटर या स्कल्प्टर या an author, an auditor, जो लोग भी हैं, डॉक्टर, an architect, and even as astrologer, any person who can be said to carrying on profession but not business। ये लोग अपने आप को कह सकते हैं कि ये लोग प्रोफेशनल है, ये लोग बिजनेस नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, प्रोफेशन है। डॉक्टर बोलिए या लॉयर बोलिए। नंबर डी, इट इज़ नॉट मटेरियल, ये मैटर नहीं करता वेदर अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो इंसान बिजनेस करता हो या प्रोफेशन करता हो या फिर वोकेशन, सिंस फॉर अ पर्पज ऑफ असेसमेंट प्रॉफिट फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज आर ट्रीटेड एज टैक्स्ड अलाइक। आप बिजनेस करो, प्रोफेशन करो, वोकेशन करो, डजेंट मैटर, हमको कोई मैटर नहीं करता, हमको तो टैक्स लेने से मतलब, इनकम टैक्स ऐसे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर ई, प्रॉफिट में बी रियलाइज इन मनी। प्रॉफिट मनी में भी हो सकता है, मनीज वर्थ में भी हो सकता है, मतलब दैट इज़ कैश और इन काइंड, मतलब कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। मनीज वर्थ का मतलब काइंड। वेयर प्रॉफिट इज रियलाइज्ड इन एनी फॉर्म अदर देन कैश, अगर प्रॉफिट आप रियलाइज करते हैं किसी भी फॉर्म में अदर देन कैश, कैश को छोड़ के, द कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट का मतलब हम लोगों ने पढ़ा, कैश इक्विवेलेंट में कैश बैंक सब आता है, ऑफ द रिसिप्ट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट मस्ट बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ द इनकम रिसीव्ड इन काइंड। अगर हम कोई इनकम कैश के अलावा अर्न करते हैं तो कैश इक्विवेलेंट ऑफ द रिसिप्ट को क्या ट्रीट किया जाएगा, कि कैश जो रिसीव हुआ, जो वैल्यू का रिसीव हुआ वो काइंड में हुआ है। उसके बाद है कैपिटल रिसिप्ट आर नॉट जनरली टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट अंडर दिस हेड। अगर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं पीजीबीपी के अंदर, तो इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट नहीं आएगा। उसके बाद है मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड्स है इसको सॉल्व करने के लिए। डिडक्शन अंडर दिस एक्ट, कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे। सेक्शन 30 to 37 कवर्स एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड और एडमिशेबल। सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक जो है वो इस चैप्टर को कवर करता है एक्सपेंसेस के लिए, डिडक्शन के लिए, जो कि अलाउड है या एडमिशेबल है। अलाउड का मतलब है कि आपको डिडक्शन मिल जाएगा एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। सेक्शन 40, 40A एंड 43B कवर डिसअलाउड एंड और इनएडमिसेबल एक्सपेंसेस। सेक्शन 30 to 37 तक लेकर के ये क्या करता है बाबू, अलाउड एक्सपेंसेस के साथ डील करता है। अलाउड का मतलब क्या हुआ, अलाउड का मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि आप डिडक्शन ले सकते हो, आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। और डिसअलाउड का मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो कि आपको डिडक्शन नहीं लेना चाहिए था बट आपने ले लिया है, तो वो क्या हो जाता है, आपका डिसअलाउड हो जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद बोल रहा है कि द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर जनरली अलाउड एज रिडक्शन अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। और ये सारे एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं, अलाउ किए जाते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में, जो कि नीचे दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स।
जो कि सेक्शन 30 के अंदर आता है। ये पेज नंबर 299 पे है आपका मुंद्रा एंड मुंद्रा का टैक्सेशन बुक सेमेस्टर 4 पे। उसके बाद है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, ये सेक्शन 31 में आता है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन अलाउंस, सेक्शन 32 पे आता है। जो डेप्रिसिएशन है काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी लेंदी टॉपिक भी है, इसको हमको सही से पढ़ना और समझना है। इन ऑर्डर टू अवेल डेप्रिसिएशन, अगर आपको डेप्रिसिएशन चाहिए, वन शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, तब आपको ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। एसेट्स मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी, एसेट्स एसएससी के द्वारा ओन किया जाना चाहिए। इट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और ये बिजनेस और प्रोफेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि पर्सनल पर्पज़ के लिए। इट शुड बी यूज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर पर होना चाहिए। इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, अगर जॉइंट ओनरशिप है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डेप्रिसिएशन अलाउ होंगे। इन केस ऑफ हायर परचेज द बायर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, हायर परचेज के केस में बायर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन टैंजिबल एसेट्स एज वेल एज इनटैंजिबल एसेट्स, डेप्रिसिएशन आपका टैंजिबल इनटैंजिबल दोनों पे लगेगा। इन केस ऑफ टैंजिबल इनटैंजिबल एसेट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 25%। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन मस्ट बी WDV, हम लोग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से यूज़ करेंगे। आपको एक बात बता दूं कि ओनली पावर सेक्टर यूनिट्स कैन यूज़ SLM, सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर यूनिट SLM यूज़ कर सकता है। इसके अलावा जितने भी बिजनेस सेक्टर है सबको क्या यूज़ करना है, WDV, मतलब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। उसका बोला इफ़ एसेट्स हैज़ बीन यूज फॉर लेस दैन 180 डेज, अगर आपका एसेट्स 180 डेज से कम यूज़ हुआ है देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बिकम्स हाफ, मतलब अगर मान लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सवाल में 10% है, लेकिन एसेट्स बोला है कि 180 दिन से कम यूज़ हुआ है तो 5% हो जाएगा। अब सवाल आपका है कि सर अगर 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हो गया, मान लो 190 दिन यूज़ हो गया, तो क्या रेट डबल हो जाएगा? नहीं सर, रेट डबल नहीं होगा, रेट क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, वही 10% रहेगा। कितना रहेगा बाबू? 10%। अगर आपका वैल्यू कम हो जाता है तो 5% वैल्यू में, सॉरी, आपका अगर 180 डेज से कम यूज़ होता है तो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है तो 5% हो जाएगा, 20% है तो 10% हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ होता है तो जितना रहेगा उतना ही। डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन हम ब्लॉक वैल्यू ऑफ एसेट्स के थ्रू यूज़ करेंगे। अब जानना होगा ब्लॉक वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है। ब्लॉक वैल्यू ऑफ एसेट्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली द टर्म ब्लॉक ऑफ एसेट्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलोइंग विद इन अ क्लास ऑफ एसेट्स कंप्राइजिंग, ब्लॉक ऑफ एसेट में टेंजिबल एसेट्स आता है, मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट्स भी आता है, बीइंग नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब इस तरह के और भी कमर्शियल राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब, दैट इज 25%। हम आपको ऊपर में ही बता के आए कि इंटेंजिबल एसेट्स चाहे जितना भी रहे उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा कितना रहेगा, 25% रहेगा। अब रहा टेंजिबल एसेट्स तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। ब्लॉक वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग रूल्स ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले आपको WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स लेना है, ओपनिंग डेट पे ऐड करना है परचेस, लेस करना है सेल, जिससे आपका WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट निकल जाएगा। उसके बाद है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आपको पेज नंबर 302 पे भी मिल जाएगा। बुक्स फॉर प्रोफेशनल पर्पज़, अगर प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए बुक्स लिया है तो आपका 100% क्या हो जाएगा बाबू, डेप्रिसिएशन लगेगा। बिल्डिंग, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है अदर देन होटल्स एंड बोर्डिंग्स, अगर होटल एंड बोर्डिंग्स नहीं है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है। अगर बिल्डिंग है जो कि नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, यानी गोडाउन, ऑफिस, फैक्ट्री, ETC इंक्लूडिंग होटल्स एंड बोर्डिंग्स, तब 10% होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में पढ़े थे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% लगेगा, अगर नॉन रेसिडेंशियल है तो कितना परसेंट लगेगा, 10%। रेसिडेंशियल में होटल एंड बोर्डिंग्स नहीं आता है। बिल्डिंग्स अगर टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन है तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बाबू, 40% लगेगा। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है। फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15%, ऑफिस इक्विपमेंट 60%, इंटेंजिबल एसेट्स 25%, तीसरी बार बता रहा हूँ इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट पे भी 25% है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस शैल बी डिडक्टेड इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट अंडर सेक्शन 35D। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है टर्मिनल डेप्रिसिएशन या फिर बैलेंसिंग चार्ज। द एक्सेस ऑफ WDV आर द सेल प्रोसीड्स
including insurance claim together with the amount of scrap value is termed as terminal depreciation। बोला कि अगर एक्सेस है WDV से, WDV आर द सेल प्रोसीड्स, अगर सेल प्रोसीड से WDV एक्सेस है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम, मतलब सेल प्रोसीड में आपका इंश्योरेंस क्लेम भी आएगा, टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, तो उसको हम लोग टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलेंगे। प्रोवाइडेड सच डिफिशियंसी इज एक्चुअली रिटेन ऑफ इन द बुक्स ऑफ द एसएससी, और वो डिफिशियंसी एसएससी के बुक्स में राइट ऑफ भी हुआ हो, इट इज़ फुल्ली अलाउड एज बिजनेस लॉस। टर्मिनल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? द वैल्यू ऑफ WDV एसेट्स, मैंने कहा एक्सेस ऑफ WDV ओवर द सेल प्रोसीड्स, मतलब WDV माइनस सेल प्रोसीड, द वैल्यू ऑफ WDV ऑफ एसेट्स माइनस सेल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ था बैलेंसिंग चार्ज। द बैलेंसिंग चार्ज इज द अमाउंट बाय विच द सेल प्रोसीड्स इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। मतलब बैलेंसिंग चार्ज का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ WDV ऑफ एसेट्स, नेगेटिव वैल्यू ऑफ WDV ऑफ एसेट्स माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे सेल वैल्यू प्लस स्क्रैप वैल्यू। हम लोग नेगेटिव वैल्यू ऑफ WDV एसेट्स से माइनस करेंगे सेल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू को ऐड करने के बाद, ये आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू एन एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा उन बिजनेसमैन को जो मैन्युफैक्चर करती हो या फिर प्रोडक्शन करती हो ऑफ एनी आर्टिकल्स, कुछ भी बनाती हो, और थिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर 31 मार्च 2005। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चर करता हो, सिर्फ उन लोगों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा अगर वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेकर आए हो, मतलब एक्वायर्ड किए हो, परचेज किए हो, फिर इंस्टॉल किए हो, कब? आफ्टर 31 मार्च 2005। रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इज 20%। इफ़ द एसेट्स हैज़ बीन यूज फॉर लेस दैन 180 डेज, सेम चीज़ है जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर एसेट्स आपका 180 डेज से कम यूज़ होता है देन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बिकम्स हाफ, दैट इज 10%। वहाँ पे 20% देखा था हमने, अब ये 10% हो जाएगा क्योंकि 180 डेज से कम यूज़ हुआ। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज सेटअप ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हुआ हो 1 अप्रैल 2015 को या फिर उसके बाद, इन एनी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, किसी भी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में, कौन कौन सा बैकवर्ड एरिया? इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, अगर आंध्र प्रदेश में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि बैकवर्ड एरिया है, बिहार में है, या फिर तेलंगाना में है, या फिर वेस्ट बंगाल में है, and the SEC acquired and installed any new plant and machinery between 1st April 2015 and 31st March 2020। अगर SEC इस बैकवर्ड एरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, उसके बाद से वो क्या कर रहा है बाबू? प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहा है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के तक, then the rate of depreciation will be additional depreciation, sorry, the rate of additional depreciation will be 35%। तो रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 35%। लेकिन यही अगर हमारा 180 डेज से कम यूज़ होगा तो 75% यूज़ हो जाएगा। तो हमने पढ़ा अभी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग यूनिट में है तो 20% लगेगा, लेकिन यही चीज़ आपका बैकवर्ड एरिया में, मतलब वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एक्सेट्रा में, तो आपका 35% मिलेगा, और अगर 180 डेज से कम यूज़ हुआ है तो आपका डेप्रिसिएशन 75% लगेगा।